तो इस वीडियो में साइंस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए यह पेपर जो है 19/7/2024 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,5। ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2। ठीक है, क्या होता है N2 होता है, जिसे N ट्रिपल बाउंड N द्वारा जो है दर्शाया जा सकता है। नाइट्रोजन की जो है आधिकारिक खोज 1772 में स्कॉटिश वैज्ञानिक डैनियल रदरफोर्ड ने की है। नाइट्रोजन का नाम ग्रीक शब्द नाइट्रॉन और जीन्स से लिया गया है, जिसका अर्थ है नाइट्रेट का निर्माण। नाइट्रोजन गैस N2 जो है पृथ्वी की वायुमंडल का 78.1% हिस्सा बनाती है। तुलनात्मक रूप से मंगल ग्रह के वायुमंडल में केवल 2.6% ही नाइट्रोजन उपलब्ध है। फ्रांसीसी रासायनिक एंटोनी लॉरेंट जो लाइवूसियर ने गलती से नाइट्रोजन को जो है एजोट नाम दिया, जिसका अर्थ है जीवन रहित। तो गैस के रूप में नाइट्रोजन जो रंगहीन गंधहीन होती हैं, जो आमतौर पर इसे एक निष्क्रिय गैस तत्व माना जाता है। नाइट्रोजन तरल के रूप में यह रंगहीन और गंधहीन भी होते हैं और देखने में यह जल जैसी प्रतीत होती है। नाइट्रोजन यौगिक खाद्य पदार्थों, कार्बनिक पदार्थों, उर्वरक, जहर और विस्फोटक में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन चक्र जीवित जीवों के लिए प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। अमोनिया NH3 नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक यौगिक है। यह हैवर प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। N2 + 3s2 2NH3। अमोनिया का उपयोग यूरिया NH2CO NH2 के उत्पादन में भी किया जाता है, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में जो है प्लास्टिक उद्योग में, पशुधन उद्योग में चारे के पूरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो बी ऑप्शन संकेंद्रित वृत्त। तो एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है ये रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती हैं। विद्युत धारा ले जाने वाले एक लंबे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के चारों ओर जो है संकेंद्रित वृत्त बनाती हैं। देखिए एक लंबा सीधा धारावाहक तार संकेंद्रित बंद वृत्तों से बना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, ठीक है, B = μ0L/2 πr दी जाती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता B तार के दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है ये 1/दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव जिस पथ पर गति करता है उसे चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक दूसरा जो पथ प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी भी दिए गए स्थान पर यह उत्तरी मोनोपोल पर चुंबकीय बल की दिशा का वर्णन करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को जो है इन नियमों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सामान्यतः किसी भी बिंदु पर क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता रेखाओं की निकटता के समानुपातिक होती है। यह रेखाओं के जो लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपातिक होती हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। इसका अर्थ है कि अंतरिक्ष में किसी भी बिंदु पर जो है क्षेत्र अद्वितीय होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निरंतर होती हैं जो बिना किसी शुरुआत या अंत के बंद लूप बनाती हैं। वे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। देखिए खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होती हैं, जिंक से नहीं।
क्योंकि जिंक टिन की तुलना में अधिक क्रियाशील है। तो देखिए खाद्य पदार्थों के डिब्बे टिन से लेपित होती हैं, जिंक से नहीं, क्योंकि जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं। जिंक प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में टिन से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि टिन की तुलना में जो अधिक प्रतिक्रियाशील हैं और यह इसमें रखे संरक्षित खाद्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार धातुओं की व्यवस्था जो है, सोडियम ग्रेटर देन पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन कैल्शियम, मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन आयरन, ठीक है, निकेल, उसके बाद प्लम्बम, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, एजी और एयू। धातु की प्रतिक्रियाशीलता आवर्त में बाएं से दाएं घटती हैं और समूह में नीचे से नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो धातु की प्रतिक्रियाशीलता आवर्त में बाएं से दाएं घटती हैं, इन समूह में नीचे की ओर बढ़ती हैं। अधातु की प्रतिक्रियाशीलता आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ती हैं। अधातु की प्रतिक्रियाशीलता आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ती हैं और समूह में नीचे की ओर घटती हैं। फिर है कि अधातु की प्रतिक्रियाशीलता आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ती हैं और समूह में नीचे आने पर घटती हैं। फिर है कि वे अधातु निम्न हैं जो हवा के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, जैसे प्लेटिनम समूह धातुएं, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, ठीक है, इरिडियम और रुथेनियम, ओस्मियम। सिक्का जो है धातुएं, तांबा, चांदी और सोना का। समूह 18 को नोबेल गैस कहा जाता है। इनमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन शामिल है। ये सभी तत्वों में सबसे कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल, ई ऑप्शन। तो देखिए किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल अर्थात शुद्ध बल का परिमाण शून्य होनी चाहिए। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य हो तो वस्तु एक समान वेग से गमन करता है, ठीक है। यानी अशुद्ध बल जो है अर्थात शुद्ध बल होगा 0, वस्तु का वेग एक समान। जब वस्तु का वेग एक समान हो, एक वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल घर्षण बल हो सकता है, जिसका परिणामी शुद्ध बल शून्य होगा। घर्षण वह बल है जो ठोस सतहों, द्रव परतों और भौतिक तत्वों की एक दूसरे के विरुद्ध जो फिसलने वाली सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है। घर्षण बल के उदाहरण, तो किसी सतह पर वाहन को चलाना, चलती गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाना, स्केटिंग, फिर सड़क पर चलते हुए कोई व्यक्ति नोटबुक या ब्लैकबोर्ड पर लिखना, हवाई जहाज को उड़ाना, दीवार में कील ठोकना, बगीचे में स्लाइडर पर फिसलना। घर्षण एक जो है सदिश राशि है। फिर है कि लियोनार्डो दा विंची पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यवस्थित रूप से घर्षण का अध्ययन किया था। घर्षण गुणांक दो सतहों के बीच मौजूद घर्षण की मात्रा की माप है। उसके बाद देखिए कि घर्षण गुणांक की कोई इकाई नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा जो है शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये ऑप्शन IR²। तो देखिए IR² किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ठीक है। विद्युत शक्ति के प्रमुख सूत्र जो है विद्युत शक्ति बराबर यानी P बराबर क्या होता है, तो आवेश गुने विभवांतर यानी QV/T। तो P बराबर होता है QV/T, यानी P बराबर होगा Q बराबर IT, ठीक है। चूंकि विद्युत शक्ति बराबर होता है आवेश गुने विभवांतर बटा में समय, तो IT × V/T, यानी ये हो जाएगा VIT/T, यानी क्या होगा VI। तो P बराबर होता है V × I, ठीक है। P बराबर होता है V × I या फिर P बराबर होता है V²/R, ठीक है। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है आपको P बराबर होता है VI, ठीक है, या P बराबर VI या P बराबर होगा I²R, P बराबर I²R या V²/R, ठीक है। तो याद रखना है P बराबर होगा आपको VI, ठीक है, P बराबर VI या फिर I²R
या फिर वी स्क्वायर बाय क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो देखिए शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि इस शक्ति को जो अश्व शक्ति में भी व्यक्त किया जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, 746 वाट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ए ऑप्शन, तो कोयला जलाना। देखिए कोयला जलाना भौतिक परिवर्तन नहीं है। जब पदार्थ अपने प्रेक्षणीय गुणों में परिवर्तन करता है तो यह जो है कहा जा सकता है कि इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन एक प्रकार का परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, रंग, गंध और घुलनशीलता में परिवर्तन आदि सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। भौतिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ की न तो संरचना और न ही रासायनिक प्रकृति बदलती है। इन परिवर्तन के दौरान पदार्थ के अणु के आंतरिक संरचना को प्रभावित किए बिना पदार्थ के अणु खुद को जो है पुनर्व्यवस्थित करते हैं। भौतिक परिवर्तन रासायनिक गुण को जो है प्रभावित नहीं करता। अब देखिए भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, जैसे एल्युमिनियम की पत्ती की शीट को मोड़ना, एक बर्फ का टुकड़ा का पिघलना। ठीक है, चांदी को जो है सांचे में ढालना, उबला पानी एवं शुष्क बर्फ का कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प में ऊर्ध्वपात। फिर है कि कार्य की SI इकाई, बी ऑप्शन, जूल। तो देखिए कार्य की SI इकाई जूल है। एक जूल को एक न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर के विस्थापन के कारण जो है किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। कभी कभी कार्य को मापने के लिए न्यूटन मीटर का भी उपयोग करते हैं। किया गया कार्य बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। गणितीय रूप से जो है किया गया कार्य होता है F×D के रूप में व्यक्त किया जाता है। कार्य की गैर SI इकाइयों में न्यूटन मीटर वर्ग, फुट पाउंड, किलोवाट घंटा, ठीक है, लीटर वायुमंडल और जो है हॉर्स पावर घंटा शामिल है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य जो शुद्ध कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ऊर्जा की इकाई को यदि देखें तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU, किलोवाट घंटा, कैलोरी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद है हार्टी यानी ऊर्जा की परमाणु इकाई। हार्टी ऊर्जा की एक इकाई है जिसका उपयोग जो है आणविक कक्षीय गणनाओं में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो डी ऑप्शन। तो देखिए लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए सतह पर ग्रीसिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग या तेल लगाया जा सकता है। जंग जो है आयरन ऑक्साइड का दूसरा नाम है। जब लोहा लंबे समय तक जो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में रहता है तो इस पर जंग लग जाता है। लोहे के क्षरण को जंग लगना कहते हैं। यह हवा और नमी की मौजूदगी में लोहे की धीमी ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। जंग को रासायनिक रूप से जो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, यानी 2Fe + 3O2x × H2O। ठीक है, ये बनाएगा Fe2O3 × XH2O। जंग लगने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन और पानी दोनों तत्वों की आवश्यकता होती है। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ पदार्थ धातुएं और अधातुएं ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट, कथा निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। डी ऑप्शन। तो देखिए सभी पादप हार्मोन है, जैसे जिब्रेलिन, ऑक्सिन एवं साइटोकाइनिन, सभी पादप हार्मोन है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले यौगिकों के 5 समूह ऑक्सिन, जिब्रेलिन, Ga, ठीक है, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड, इस जिसे ABA कहते हैं, इसे फाइटो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिन विशेष रूप से पौधों की ऊपरी भाग पर कोशिका वृद्धि और विभेदन को बढ़ावा देता है। यह पौधों की प्रकाश एवं गुरुत्व के प्रति प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका विभाजन और पार्श्व वृद्धि को बढ़ावा देता है। यह बीजों और फलों के तेजी से विभाजन में मदद करता है। जिब्रेलिन
बीजों और कलिकाओं में निष्क्रियता को तोड़ने में मदद करता है। इसका उपयोग जब बीज रहित फलों के उत्पादन में किया जा सकता है। एब्सिसिक एसिड बीजों और कलियों में निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। यह पत्तियों के मुरझाने और गिरने को बढ़ावा देता है। एथिलीन फलों के पकने को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 नंबर है कि वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो बी ऑप्शन प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। जब प्रकाश की किरणें जो है धूल के कणों, मुक्त जल के अणुओं और वायुमंडल में मौजूद गैसों के अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में फैल जाता है तो इस परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। रेल प्रकीर्णन वायुमंडल में मौजूद कणों द्वारा जो है प्रकाश का प्रकीर्णन है। रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा तरंगदैर्घ्य के चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एस समानुपाती 1/λ⁴। प्रकीर्णन और तरंगदैर्घ्य के बीच के संबंध में हम समझते हैं कि छोटी तरंगदैर्घ्य अधिक प्रकीर्णन करती हैं। चूँकि प्राथमिक रंगों में नीली रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लाल रंग से कम होती हैं, इसलिए यह अधिक प्रकीर्णन करती हैं। प्रकीर्णन की परिघटना दैनिक जीवन के निम्न उदाहरणों के लिए जिम्मेदार है। आकाश का नीला रंग रेले प्रकीर्णन के कारण होता है, जहाँ छोटी नीली प्रकाश तरंगदैर्घ्य लंबी तरंगदैर्घ्यों की तुलना में वायुमंडल के अणुओं द्वारा अधिक कुशलता से प्रकीर्णित होती हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लंबी तरंगदैर्घ्य जैसे लाल और नारंगी मोटे वायुमंडल से होकर गुजर सकती हैं, जबकि छोटी नीली तरंगदैर्घ्य दूर तक जाने में बिखर जाती हैं। जब प्रकाश की किरण जो कोलाइडल घोल से होकर गुजरती हैं तो प्रकाश कोलाइडल कणों द्वारा बिखर जाता है, जिससे किरण का कोलाइड से गुजरने का पथ दिखाई देने लगता है। इस परिघटना को जो है दूध, धुआं या कोहरे जैसे रोजमर्रा के पदार्थों में देखा जा सकता है। कहता कुछ लोगों की आंखों का नीला रंग आइरिस में जो है रेले स्कैटरिंग का परिणाम है। वही घटना जो आसमान को नीला बनाती हैं, आँखों में नीली रोशनी को बिखेरती हैं, जिससे आँखें नीला दिखता है। बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं क्योंकि बादलों में मौजूद पानी की बूंदें या बर्फ़ के क्रिस्टल सभी रंगों की सूर्य की रोशनी को जो समान रूप से बिखर देते हैं, जिससे वे हमारी आँखों को सफ़ेद दिखाई देते हैं। पानी के अणु प्रकाश की लंबी तरंगदैर्घ्य को प्राथमिकता से अवशोषित करते हैं, जबकि छोटे नीली तरंगदैर्घ्य इससे बिखर जाती हैं और जिससे महासागर को उसका जो है विशिष्ट नीला रंग मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ए ऑप्शन घास, बकरी, इंसान। तो घास, बकरी और इंसान खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। खाद्य श्रृंखला वह अनुक्रम है जो बताता है कि विभिन्न जानवर एक दूसरे को कैसे खाते हैं। खाद्य श्रृंखला यह भी दर्शाता है कि जीवित चीज़ें भोजन के लिए एक दूसरे पर किस क्रम में निर्भर करती हैं। खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाओं का समूह है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक जीव खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल में एक विशिष्ट जो ट्रॉफिक स्तर या स्थान रहता है। उत्पादक सामान्यतः जो प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ट्रॉफिक पिरामिड के निचले भाग का निर्माण करते हैं। फिर है कि किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऊर्ध्वपातन, सी ऑप्शन। तो किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन तब होता है जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। पदार्थ के जो ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं वे अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेप्थलीन, शुष्क बर्फ हैं। फिर निक्षेपण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें गैस तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस में बदल जाती हैं। फिर देखिए गलनांक वह तापमान है जिस पर एक ठोस द्रव में बदल जाता है। ठीक है। अंतर आणविक आकर्षण बलों का गलनांक पर एक मजबूत प्रभाव पड़ता है।
ठोसों का अंतर आणविक आकर्षण बल अल्फा गलनांक है। ठोसों का अंतर आणविक बल जितना अधिक होता है इसका गलनांक उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट कहता मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है बी वंशागति। तो मनुष्यों में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को वंशागति कहते हैं। आनुवंशिकता जिसे वंशानुक्रम या जैविक वंशागति भी कहा जाता है। माता पिता से उनकी संतानों में लक्षणों का हस्तांतरण होता है। ठीक है, यह या तो अलैंगिक प्रजनन या यौन प्रजनन के माध्यम से संतान कोशिकाएं या जीव अपने माता पिता के आनुवंशिक गुणों प्राप्त करते हैं। वंशानुगत गुण सामान्य रूप से हमारे डीएनए में केंद्रित होता है। जीन आनुवंशिक गुणों को अगली पीढ़ी को स्थानांतरित कर सकते हैं। उदाहरण आंखों का रंग, ऊंचाई, रंग, बालों का रंग आदि। सामान्यतः प्रजनन के परिणाम स्वरूप उभरने वाली विविधताएं वंशानुगत हो सकती हैं जो आधारी जीवों के जीवित रहने की दर में वृद्धि कर कारण बनती हैं। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल है। फिर मनुष्य में जो है लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो वंशागति बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, बी ऑप्शन बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो हाइड्रेटेड चूना, कास्टिक चूना, बिल्डर्स चूना, बुझा हुआ चूना या कैल और पैकलिंग चूना कहा जाता है। फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र CaOH2 है। यह कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के बीच की प्रतिक्रिया से बनता है। देखिए CaO+H2O ये बनेगा CaOH2, ठीक है, प्लस हीट। तो देखिए CaO को क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, CaCO3 को चूना पत्थर कहते हैं, CaSO4 × 2H2O को जिप्सम कहते हैं, CaSO4 × ½ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विघटन होता है, सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विघटन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट एक 3 कार्बन से बना एसिड है जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो स्वाभाविक रूप से बनता है। पायरुवेट बाहरी झिल्ली में एक चैनल के माध्यम से और फिर आंतरिक झिल्ली में पायरुवेट जो है सिस पोर्टर के माध्यम से गमन करके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है पायरुवेट को जो एसिटाइल समूह में बदल दिया जाता है जिसे कोएंजाइम यानी ए नामक जो वाहक यौगिक द्वारा जो अग्रसारित कर सक्रिय किया जाता है। फिर है कि एसिटाइल CoA क्रेब्स चक्र जो है एक मध्यवर्ती है। फिर कहता है कि पायरुवेट ऑक्सीकरण और क्रेब्स चक्र दोनों ही एरोबिक श्वसन के जो आवश्यक घटक है जो कोशिका के लिए भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया है। पायरुवेट ऊर्जा उत्पादन में एक प्रमुख एक जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिकाएं ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से एटीपी उत्पन्न करती हैं जो एरोबिक और एनारोबिक श्वसन दोनों में एक सामान्य मध्यवर्ती प्रक्रिया है। एरोबिक श्वसन में पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच पुल का कार्य करता है। फिर एनारोबिक स्थितियों में पायरुवेट एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से जो है लैक्टेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है कि क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी यह सामान्य की ओर झुक जाता है। जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है तो यह सामान्य की ओर मुड़ता है। ठीक है, जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है तो यह सामान्य की ओर जो है मुड़ता है। ठीक है, तो देखिए कांच हवा से अधिक सघन होता है, इसलिए जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तो यह धीमा हो जाता है। ठीक है, धीमा हो जाता है। तो इस तरह से देखिए यह है सघन, यह है विरल, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये
मुड़ जाता है। उसके बाद देखिए कहा कि जब प्रकाश तरंगें हवा से कांच तक जाती हैं तो तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। ठीक है, जब प्रकाश तरंग हवा से कांच तक जाती हैं तो तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होती है। अपवर्तन ध्वनि तथा प्रकाश दोनों तरंगों द्वारा पालन किया जाता है। अपवर्तन सामान्य रूप से एक माध्यम से दूसरे में तरंग के गमन पर जो है अपने वास्तविक पथ से मुड़ता है। फिर अपवर्तनांक, तो यह निर्धारित करता है कि किसी पदार्थ में प्रवेश करते समय प्रकाश का मार्ग कितना मुड़ा हुआ है या जो है अपरिवर्तित है। फिर अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश किरण के मुड़ने का माप है। इसे निर्वात में प्रकाश किरण के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तो कहता क्या होता है, जब प्रकाश हवा से कांच के सतह में प्रवेश करता है तो यह सामान्य की ओर मुड़ जाता है। नेक्स्ट है कि एक स्थिर स्थिति से शुरू करते हुए राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए साइकिल चलाता है। फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि वेग तेज हो जाए। अगली 5 सेकंड में साइकिल की गति घटकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो देखिए, तो प्रथम चरण में देखें तो प्रथम चरण में a1 बराबर क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अंतिम वेग क्या है, तो 6 है, प्रारंभिक वेग है 0, तो 6 माइनस 0/30 यानी 6/30 यानी 1/5 यानी कितना होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर देखिए अंतिम चरण में यानी a2 जो होगा ये भी होगा v माइनस यू बट्टा में टी। ठीक, तो यहाँ पे जो है v यानी अंतिम वेग क्या है, तो 4 है, प्रारंभिक वेग है यहाँ पे 6 और टाइम जो है यह कितना 5 यानी -2/5 यानी -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा ए। कहता है कि कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बी ऑप्शन इथीन। तो इथीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बने यौगिक होते हैं जिनकी रासायनिक संरचना में एक या अधिक कार्बन कार्बन यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए C2H4 में C डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और HH, और उसके बाद देखिए C2H2 में यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उपयोग जो है कीटनाशकों, ईंधन, पेंट, रोगन और एल्केन के उत्पादन के लिए जो औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक या अधिक डबल या ट्रिपल कार्बन बॉन्ड होता है। फिर देखिए एल्काइन असंतृप्त होते हैं क्योंकि वे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके संगत पूर्ण संतृप्त एल्केन बनाने में सक्षम है। एक या अधिक ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन अणुओं को एल्काइंस कहा जाता है। ठीक है, एथीन C2H4 सबसे तरल एल्कीन है। बेंजीन C6H6 हाइड्रोकार्बन के एक बड़े परिवार का सबसे जो है सरल सदस्य है जिसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, बी ऑप्शन रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल की खोज और नामकरण सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या था। एंटोन वॉन लीवेनहॉक जीवित कोशिकाओं को देखने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने 1675 में तालाब के पानी की एक बूंद में एक कोशिका वाला जीव देखा था। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा पृथ्वी पर सबसे छोटे जीवित जीव है। कोशिका सिद्धांत
दो वैज्ञानिक जो स्लेडेन 1838 और स्वान 1839 द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया। ठीक है, स्लाइडेन 1838 और स्वान 1839। फिर है कि न्यूरॉन्स मानव शरीर में सबसे लंबे कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन। तो दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को अंतर्गठन या सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स एक न्यूरॉन के अंत में एक छोटा सा गैप होता है जो सिग्नल या उद्दीपन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाने देता है। न्यूरॉन वे कोशिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अन्य भागों के बीच सूचना संचारित करती हैं। सिनेप्स वहाँ पाए जाते हैं जहाँ एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ते हैं। औसतन मानव मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन जो है न्यूरॉन और कई न्यूरोग्लिया होते हैं जो न्यूरॉन्स को सहारा देने और उनकी सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। फिर है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के केंद्र के विभिन्न जो स्थानों पर स्मॉल जी का मान निम्न होता है। पृथ्वी की सतह पर यदि देखेगा तो ये होता है 9.8। ठीक है, अब देखिए कहा कि स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र से दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती से बदलता है, यानी जी समानुपाती 1/r²। तो r बराबर है यहाँ पे पृथ्वी का केंद्र से दूरी। वास्तव में दूरी के साथ जी में परिवर्तन एक व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है, स्मॉल जी पृथ्वी के केंद्र से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसीलिए जी बराबर क्या होता है? कैपिटल GM/r। ठीक है, तो कैपिटल GM प्लानिट बट्टा r²। तो स्मॉल जी बराबर होता है GM/r²। ठीक है, m जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है और r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बी ऑप्शन। 132 है कि निम्न कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है? तो सी ऑप्शन, यानी नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एसिड का विशिष्ट गुण है कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो अम्लों के भौतिक गुण, तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है और अम्लों का pH मान 7 से कम होता है। प्रबल अम्ल त्वचा पर जलन पैदा करता है। प्रबल अम्ल कपड़े को भी नष्ट कर देता है। अम्ल जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अम्ल जो है फिनोल्फथलीन को रंगीन कर देता है। एसिड शब्द लैटिन शब्द एरे से आया है जिसका अर्थ है खट्टा होता है। फिर है कि कोई धातु एसिड के साथ प्रतिक्रिया करती है तो यह सामान्य रूप से एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, जिससे 2Na + H2SO4 ये बनाएगा Na2SO4 + H2। धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके जो है नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं, जिससे NaHCO3 + HCl ये बनाएगा NaCl + H2O + H2। फिर है कि धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, Na2O + HCl ये बनाएगा 2NaCl + H2O। अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया हमेशा लवण और जल देती हैं और इसे उदासीनीकरण कहते हैं। कहता लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो बी ऑप्शन, तो सल्फर डाइऑक्साइड। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होता है। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध है। शैवाल भोजन का स्रोत है क्योंकि यह जो है सरल सहजीवी संबंध के कारण ही भोजन को संश्लेषित कर सकता है, और कवक शैवाल के लिए जल और खनिजों को अवशोषित करता है। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति लाइकेन की वृद्धि को रोकती है, इसलिए उन्हें सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। जैव संकेतक जीवित जीव हैं जैसे पौधे, प्लवक, जानवर और सूक्ष्म जीव, जिनका जो है उपयोग पर्यावरण में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। फिर है लाइकेन और ब्रायोफाइट्स वायु गुणवत्ता के प्रभाव
जो है जैव सूचक के रूप में कार्य करते हैं। लाइकेन में जड़ें नहीं होती हैं, कोई जो है क्यूटिकल नहीं होता तथा ये अपने सभी पोषक तत्व वायुमंडल के प्रत्यक्ष संपर्क में से प्राप्त करते हैं। कहता है कि किस उपपरमाणु कण का द्रव्यमान नगण्य है? बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन। तो उपपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 mu होता है। पर है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटीन से थोड़ा अधिक होता है, जबकि अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। न्यूट्रॉन उदासीन रूप से आवेशित उपपरमाणु कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1.008 परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बराबर होता है। जे थॉमसन ने एक नकारात्मक रूप से आवेशित कण की खोज की जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया कि नाभिक में एक छोटा सकारात्मक रूप से आवेशित कण होता है जिसे प्रोटॉन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है? सी यक्ष्मा। तो देखिए यक्ष्मा वेक्टर जनित रोग नहीं है। यक्ष्मा या तपेदिक टीबी एक संक्रामक रोग है जो अक्सर फेफड़ों को प्रभावित करता है और एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होता है। यक्ष्मा संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने या थूकने से हवा के माध्यम से फैलता है। टीबी बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है और यह सबसे अधिक बार फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी हवा के माध्यम से फैलता है। टीबी स्किन टेस्ट जिसे मनटॉक्स ट्यूबरकुलिन फिर स्किन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टरों द्वारा तपेदिक का रोगी का वास्तविक रूप से पता लगाने ये जो है सक्षम तरीका है। मलेरिया जो प्लाज्मोडियम प्रजाति के एक कोशिकीय परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी मनुष्यों में सबसे अधिक मच्छरों के काटने से फैलता है। डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू एडीज जो है एजिप्टी मच्छर के कारण फैलता है। नेक्स्ट है कि यदि कार का द्रव्यमान इतना है तो कार का वेग 30 किलोमीटर पर घंटा से 60 किलोमीटर पर घंटा तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य करना होगा। तो देखिए यहाँ पे कार्य प्रमेय से तो W बराबर क्या होता है 1/2mv² - u²। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे इसको जो है 60 × 5/18 इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जो है ये हो जाएगा इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार 30 को तो 30 × 5/18 ये होगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा 1/2 × 1500 × 1500 50/3 का होल स्क्वायर माइनस 25/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 156/250 जूल, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है कि ब्यूटेनोन क्रियात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक हैं। तो 137 का होगा सी कीटोन। तो देखिए ब्यूटेनोन कीटोन समूह वाला 4 जो कार्बन यौगिक हैं। ब्यूटेनोन कीटोन समूह वाला 4 कार्बन यौगिक हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ब्यूटेनोन का अभिक्रियाशील समूह कीटोन है। फिर है कि कीटोन का क्रियात्मक समूह है जिसमें एक कार्बन परमाणु है जो एक ऑक्सीजन परमाणु से दोहरे बंधन द्वारा बंधा होता है और 2 एल्काइन या एरिल समूह होते हैं। कीटोन का सामान्य आणविक सूत्र CnH2nO है। CnH2nO है। फिर है कि फेहलिंग परीक्षण का उपयोग जो है एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समूह के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। इस विलयन के ऊपर जो एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाते हैं और इससे सकारात्मक परिमाण
प्राप्त होते हैं, जबकि कीटोन इसके साथ सकारात्मक परिमाण नहीं देता। फिर है कि फेहलिंग परीक्षण का उपयोग सुक्रोज को छोड़कर शर्करा की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र RCOOH है, जहाँ COOH कार्बोक्सिलिक समूह को दर्शाता है। परागकोश में शामिल है। सी, परागकण। तो परागकोश में परागकण शामिल है। परागकोश में परागकण होते हैं जो जायांग के अंडाशय में प्रवेश करते हैं और पौधों में लैंगिक प्रजनन में मदद करते हैं। फूल वाले पौधों में जो परागकण एक न्यून अगुणित नर युग्म कोथित के एक पीढ़ी द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें परागकोश से मुक्त होने पर केवल 2 या 3 कोशिकाएं होती हैं। पुंकेसर 2 भागों से सामान्यतः बना होता है, परागकोश और तंतु। परागकोश जो है पराग यानी नर प्रजनन कोशिकाएं पैदा करता है। तंतु जो है परागकोश को ऊपर रखता है। फिर है परागन एक पौधे के परागकोश से पौधे के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण है, जो बाद में निषेचन और बीजों के उत्पादन को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल जो प्रथाएं हैं? डी ऑप्शन। तो देखिए, पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद कर दे, खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैला साथ रखें, आपकी माँ द्वारा अपने स्कूटर पर आपको स्कूल छोड़ने के बजाय पैदल स्कूल जाना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत की संसद का एक अधिनियम है। इसे मई 1986 में जो अधिनियमित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को लागू। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यदि देखें तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम ये 2010 से रिलेटेड है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम यह है 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, सार्वजनिक दायित्व सीमा अधिनियम 1991। नेक्स्ट, क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो मिलाया जाता है? बी ऑप्शन। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। ठीक है, Fe+2HCl ये बनेगा FeCl2+H2। तो HCl को म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है। HCl का उपयोग जो है क्लोराइड उर्वरक, रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, फोटोग्राफिक शिल्प और रबर उद्योग में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आँखों, त्वचा और श्लेष्म झिल्ली के लिए संक्षारक व्यवहार करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अकार्बनिक रसायन है। HCl एक मजबूत संक्षारक एसिड है। यह प्रबल खनिज अम्ल जठर रस में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग बैटरी, फोटो फ्लैश बल्ब और आतिशबाजी के उत्पादन में किया जाता है। कथा कि अस्थायी उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बी ऑप्शन। तो वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। अस्थायी उत्तकों के बारे में सही कथन है कि वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। अस्थायी उत्तकों को मेरिस्टेमेटिक उत्तक द्वारा निर्मित जीवित या मृत कोशिकाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अस्थायी उत्तक की विशेषताएं: यह कोशिकाएं पूर्ण रूप से विभेदित होती हैं। यह कोशिकाएं विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं। ये कोशिकाएं अस्थायी आकार, माप और विशिष्ट भूमिकाएं जो है ग्रहण कर लेती हैं। फिर है कि मेरिस्टेमेटिक उत्तकों में केवल एक प्रकार की अविभेदित कोशिकाएं होती हैं। फिर अस्थायी उत्तक में कई जो है अलग अलग प्रकार की विभेदित कोशिकाएं होती हैं, जटिल उत्तक कहलाते हैं। पेरेन्काइमा: कुछ अस्थायी उत्तक के कुछ भाग जो सजीव होते हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा उत्तक का कुछ भाग निर्जीव होते हैं। देखिए, कोशिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है। तो सी ऑप्शन प्लाज्मा झिल्ली।
तो कोशिका के चारों ओर की झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है कि यह बाहरी वातावरण और आंतरिक कोशिका अंगकों के बीच एक भौतिक अवरोध स्वरूप कार्य करता है। प्लाज्मा झिल्ली एवं चुनिंदा पारगमय झिल्ली हैं जो कोशिका के अंदर और बाहर केवल कुछ अणुओं की गमन की अनुमति देती है। प्लाज्मा झिल्ली के मुख्य घटक लिपिड, ठीक है, लिपिड यानी फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट समूह है। फॉस्फोलिक ग्लिसरॉल दो फैटी एसिड और फास्फेट से जुड़े एक प्रमुख कोशिका भित्ति जो संयोजित लिपिड है। प्लाज्मा झिल्ली के चार मुख्य कार्य है: पहचान, संचार, झिल्ली के माध्यम से विलय विनिमय, ठीक है, विनिमय का विनियमन और बाहरी वातावरण से कोशिका द्रव्य को अलग करना शामिल है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे आनुपातिक होता है। डी ऑप्शन। तो देखिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार, ठीक है, किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर लगने वाले बल का सीधे आनुपातिक तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रम में होता है। वस्तु में उत्पन्न त्वरण समानुपाती होता है वस्तु पर आरोपित बल के। न्यूटन के दूसरे नियम को औपचारिक रूप से इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी वस्तु पर नेट बल द्वारा उत्पन्न जो है त्वरण नेट बल के परिमाण के समानुपाती होता है। नेट बल के समान दिशा में होता है तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गणितीय रूप से हम न्यूटन के दूसरे नियम को इस प्रकार व्यक्त करते हैं: F बराबर ma, जहाँ F बल को दर्शाता है, m वस्तु का द्रव्यमान और a त्वरण। पहले नियम के अनुसार जब तक कोई वस्तु उस पर बल नहीं लगाती तब तक उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और तीसरे नियम के अनुसार जब दो वस्तुएं आपस में परस्पर क्रिया करती हैं तो वे एक दूसरे पर समान परिमाण और विपरीत में दिशा में बल लगाती हैं। कहता मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? ए मल त्याग। तो मनुष्य में गुर्दे उत्सर्जन तंत्र अर्थात मल त्याग का हिस्सा है। उत्सर्जन या मल त्याग। नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन नामक संरचना रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया में ही वास्तव में मूत्र का उत्पादन करती है। गुर्दे के नेफ्रॉन रक्त को संसाधित करते हैं और निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्राव की प्रक्रिया के माध्यम से मूत्र बनाते हैं। मूत्र में लगभग 95% पानी, 5% अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। मूत्र में उत्सर्जित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट में यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया और यूरिक एसिड होता है। मूत्रवाहिनी 3 से 4 mm व्यास वाली द्विपक्षीय पतली नलिकानुमा संरचनाएं होती हैं जो गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ती हैं। फिर ग्लोमेरुलस को नेफ्रॉन का प्राकृतिक छनना पत्र कहते हैं। ग्लोमेरुलस द्वारा प्रति मिनट तक रक्त छानने की दर ग्लोमेरुलस निस्पंदन दर कहलाता है। पुरुष में GFR 125 ml पर मिनट और महिला में 110 ml पर मिनट होता है। किस मंडल में मौसम की घटना होती है? ए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम की घटना होती है। क्षोभ मंडल निचले वायुमंडल के रूप में जाना जाता है। लगभग सभी मौसमी घटना इसी क्षेत्र में होता है। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से शुरू होता है, लेकिन क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 11 से 12 मील यानी 18 से 20 किलोमीटर ऊंचा है। 50 डिग्री उत्तर और 50 डिग्री दक्षिण में यानी 5.5 मील 9 किलोमीटर और ध्रुवों पर लगातार 4 मील 6 किलोमीटर ऊंचा है। समताप मंडल बहुत शुष्क है क्योंकि इस परत में हवा में बहुत कम जलवाष्प होती हैं। इस वजह से समताप मंडल जो बादलों से मुक्त होता है। समताप मंडल का तापमान नियत रहता है। समताप मंडल हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल है। मध्य मंडल का शीर्ष पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र है क्योंकि स्थानीय स्तर पर यहाँ का तापमान 100 केल्विन यानी ये -173 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। नेक्स्ट
कहा था कि किस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? इस्पात में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। ध्वनि की गति एक माध्यम को से प्रसारित होने वाली ध्वनि तरंग द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है। ध्वनि की गति आमतौर पर मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है। ध्वनि की चाल ठोस में ज़्यादा होता है, ठीक है। ध्वनि की चाल ठोस ग्रेटर देन द्रव ग्रेटर देन गैस, ठीक है। ठोस में ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्वनि की गति माध्यम के आधार पर भिन्न होती है। हवा में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यह लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। पानी में ध्वनि की गति 1481 मीटर पर सेकंड, वायु में 343.2 मीटर पर सेकंड, तांबा में 4600 मीटर पर सेकंड, हाइड्रोजन में 1270 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत गति, तो औसत गति होता है कुल दूरी बटा में कुल समय, यानी कितना होगा 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहा कि पौधों में विभोजक उत्तक का कार्य क्या है? तो यहाँ पे विकास है। पौधों में विभोजक का कार्य विकास है। मेरिस्टेम यानी विभोजक अधिकांश पौधों में यह उत्तक होता है। कहता है इनमें अविभेदित कोशिकाएं मेरिस्मेटिक कोशिकाएं होती हैं। यह पौधों के उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वृद्धि हो सकती है। मेरिस्मेटिक कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देने और पौधों को बढ़ाने के लिए लगातार विभाजित करती रहती हैं। यह उत्तक पौधों के वृद्धि क्षेत्रों जैसे जड़ों, तना और शाखाओं के सिरे पर पाया जाता है। मेरिस्मेटिक उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, शीर्ष, पार्श्व और अंतःवेशी। मेरिस्मेटिक उत्तक की कोशिकाएं छोटी और धनात्मक होती हैं। यदि मेरिस्मेटिक उत्तक मौजूद नहीं है तो पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। माइटोटोरिक विभाजन सामान्यतः मेरिस्मेटिक उत्तक में जैसे पौधे के पार्श्व और शीर्ष कैम्बियम में होता है। नेक्स्ट, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो ए ऑप्शन। तो चूंकि F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है G(m1m2) बट्टा में r², ठीक। अब देखिए दूरी को दोगुना करने पर यानी r1 बराबर होगा 2r, तो यहाँ पे F1 क्या होगा? तो G(m1m2) बट्टा में 2r², यानी ये हो जाएगा G(m1m2) बटा में 4r², ठीक है। क्या होगा? 4, यानी इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू में F, ठीक है। तो अतः बल पहले का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कहता निम्नलिखित में से कौन सा जो है ठोस की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन, आसानी से बहने की क्षमता। ठोस की विशेषता यह नहीं है कि इसमें आसानी से बहने की क्षमता हो। ठोस पदार्थों का गुण, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठोस का घनत्व उच्च होता है। किसी ठोस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है एवं ठोसों के कणों के बीच का स्थान नगण्य होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ठोस का प्रकार यदि देखें आयनिक, तो आयनों से कणों के प्रकार आयनों से निर्मित होता है। आकर्षण के प्रकार आयनिक बंधन होता है। गुण जो है कठोर, भंगुर एवं द्रवित रूप में विद्युत का संचालन करता है, लेकिन ठोस रूप में नहीं। इनका बहुत उच्च गलनांक इनमें होते हैं। उदाहरण जैसे NaCl, Al2O3। और ठोस का प्रकार धात्विक है, तो कणों का आकार विद्युत धनात्मक तत्वों के परमाणु से निर्मित होगा। आकर्षण के प्रकार यदि देखें तो धातु बंधन होगा। गुण देखें तो चमकदार, आघात वर्धनीय, तन्य, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा संचालन करता है और परिवर्तनशील कठोरता और गलनांक है। उदाहरण है Cu, Fe, Ti, Pbu। फिर देखिए ठोस का प्रकार में ससंयोजक ठोस, तो कणों के प्रकार विद्युत ऋणात्मक तत्वों के परमाणु से निर्मित होगा। और आकर्षण के प्रकार ससंयोजी आबंध होगा। गुण जो है बहुत कठोर, सुचालक नहीं होते हैं तथा बहुत उच्च गलनांक वाले होते हैं। उदाहरण में हीरा, SiO2 और SiC होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।